अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। सर्दियाँ आ गई हैं जी, कराची में हमारे कपड़ों से आपको पता चल रहा होगा। कराची वालों ने जैसे ही हल्की सी ठंड आई ना, फौरन से अपने सारे कपड़े निकाल लिए कि ये नहीं कि ये 2 दिन की ठंड हो और सारे कपड़े फिर हमारे रह जाए। हमने सारे निकाल लिए भाई, 2 दिन में सुबह अलग ड्रेस होगा, शाम को अलग होगा। हमने अपनी सर्दियों को एंजॉय करना है। बात ये है, मौसम आपको 10 दिन के लिए मिले, 1 महीने के लिए मिले, 2 दिन के लिए मिले, आपने फुल एंजॉय करना है उसको अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों के साथ तो हम करते ही रहते हैं, फैमिली के साथ आपने एंजॉय करना है। सर्दी के मौसम में ख्याल रखना है थोड़ा सा। रात को अगर बाहर जाते हैं तो अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें और बुज़ुर्ग भी जो हैं उनका भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी का मौसम ऐसा होता है कराची वालों के लिए। नाजुक लोग हैं ना कराची वालों को मौसम जो है ना सर्द और गर्म जब ज़्यादा होता है तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि हमारा शो जो है वो लाइव है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को वेलकम करूंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अनवर खुर्शीद, तज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। अच्छा जी, उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराज वाजिदी, तज़ियाकार हैं, वो भी उनको भी वेलकम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अब आप दोनों बताएं कि आप सर्दी का मौसम किस तरह से एंजॉय करते हैं? मतलब आ गई है थोड़ी थोड़ी, हम इसको भी एंजॉय कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी असल में मुझे कोई 22 या 23 साल हो गए कराची में, और इससे पहले मैं पंजाब में ही मुख्तलिफ जगहों पर रहा हूँ, लाहौर में, पिंडी में, पाकिस्तान में बाकी शहरों में भी बहुत रहा हूँ। और कराची में तो सर्दी आती ही नहीं। अगर हम इसको पूरे पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं होती। और ये चंद दिन होते हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि 10 दिन या 2 दिन जिस तरह से एंजॉय करना, तो वो वही मसला है। तो मुझे तो वो क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल सर्दियों में मेरा पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद में रहना हुआ है, तो वहाँ पे तो इंतहाई सर्दी होती है और स्वेटर या ये एक या 2 स्वेटर भी अभी भी कह रहे हैं लाहौर में, पंजाब में बहुत सर्दी बहुत है। ज़्यादा सर्दी है। तो वहाँ पे आपने अपने जिस्म की हर चीज़ को बचाना होता है। पाँव की उंगली, नाखून से लेके सर के, वो कोई भी चीज़ आपको यही होता है कि बंदा रज़ाई से ही ना निकले, रज़ाई से ना। उनकी कोशिश यही होती है। मगर ये कराची के लिए कि अच्छी बात ये भी है कि एक सर्दी वहाँ पे इंजॉय नहीं कर सकता इंसान, और दूसरा ये है कि लाहौर और पंजाब के शहरों में धुंध इतनी ज़्यादा है, उस धुंध की वजह से किसी किस्म की बंदा अपने आप को अंधा महसूस करता मतलब है। कहीं आप सफ़र करते हुए बहुत सफ़र हो भी नहीं सकता, और अगर होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को अगर देखें ना, तो कराची में अगर लोग कहते हैं कि सर्दी नहीं है और ऐसा मौसम है, तो हम सबसे ज़्यादा कराची वाले खुशकिस्मत हैं उस पंजाब के उस ठंडे मौसम से, जिसमें काम काज से और बाकी रोज़मर्रा की रूटीन से भी इंसान यानी कि रह जाता है। मगर कराची में तमाम काम, हर चीज़ अपनी रूटीन के मुताबिक होती है, और सर्दी का भी इंजॉयमेंट हम कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि सर्दी का मौसम जो है वो हम लोगों को इतना सुस्त क्यों कर देता है? मतलब आप हर काम को इतना डिले क्यों करते हो? मतलब इतनी सुस्ती क्यों आ जाती है? देखें, न्यू प्रॉब्लम ये है कि हमने वो सर्दी गर्मी जैसे ही आती है ना, हमने एक अपना ट्रेंड सेट किया हुआ होता है कि अब सर्दी आएगी तो हम ये होगा, हम रज़ाइयाँ निकाल लेंगे, हम कोल्ड निकाल लेंगे। हालांकि वो सुस्त नहीं करता, हम खुद सुस्त हो जाते हैं। जैसे अभी हम एक बात कर, आपने सवाल किया कि माइंड गेम है ये। दूसरा आपने एक सवाल और किया कि सर्दियों को कैसे एंजॉय करते हैं। देखिए, मेरे साहब की बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ कराची का जो मौसम दिया ना, मौसम अल्लाह ने दिया, तो वो सारे एंजॉय करने चाहिए। तो कराची की सर्दी का जो टाइम है बड़ा लिमिटेड है। वो कोई रात 12 बजे से लेके जैसे खुशियों का टाइम लिमिटेड सुबह 8 बजे तक होती है। इसके बाद अभी आप बैठेंगे गाड़ी में तो आपको ऐसे खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो लिमिटेड टाइम है। इसका सुस्ती से वैसे तो कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि हम थोड़े से लेथार्जी इसलिए हो जाते हैं कि हमने उसको अपने सर पे सवार किया हुआ है। लेकिन अगर आप सर्दी में भी फजर में उठ के आप नमाज पढ़ लें, वज़ू कर लें, तो आप एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका लेथार्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहाँ तक एंजॉयमेंट का ताल्लुक है, वो मौसम आप यहाँ रात में एंजॉय कर सकते हैं। बजाय के पंजाब में, या मैं एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर सर्दियों में चला गया, वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, मुँह धोना मुश्किल हो गया। वहाँ बहुत सर्दी थी, वो मुँह धोना। लेकिन मैं आपको बताऊँ, लोग ठंड से
खराब नहीं होते। ठंड में जो हवा लगती है ना, जिसको हम कहते हैं विंड चल रही है, वो आपको सुस्त करती हैं। तो उस वक्त आपको, हमारे यहाँ वो प्रैक्टिसेस नहीं है। पहले क्या होता था, जब हम लोग बच्चे थे तो माएँ सर्दियों में बच्चों को या खुद ऑलिव ऑयल से मालिश कर दी, तो उनको थोड़ा सा वो एक वार्म फील रहता था। लेकिन आज हम वो मॉइस्चराइजर्स की नजर में हो गए। नहीं, आजकल माएँ मोबाइल यूज कर रही है ना, सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना आजकल माएँ। बिल्कुल, वो पैर वो हरीरा बन जाता था, पंजीरी होती थी, अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। तो लेकिन अभी जैसे सर्दी आई तो लहर आई, तो कल ही मैंने अपने घर में खूब एक पाई की दावत की। मैंने कहा भाई उसको स्टार्ट तो उसको इनिशिएट तो कल तो ना, ताकि वो शुरुआत लगे तो कि सर्दी आई है। तो सर्दी एक अच्छा वेदर है, मतलब गर्मी से तो बेहतर ही है मेरे हिसाब से। जैसे लाइट भी चली जाए, जैसे कि हमारे यहाँ जो गर्मी में ह्यूमिड का स्ट्रक्चर बन जाता है, आप किसी करवट नहीं बैठ सकते, नहा के निकलें फिर आपका दिल चाहता है नहाने चले जाएं। तो सर्दी में कम से कम ये है कि आप थोड़ा एंजॉय इस मौसम को कर लेते हैं। मतलब सर्दी को मैं अगर कहूँ कि सर्दी तो हमारे यहाँ नहीं पड़ती, वेदर एक बहुत आइडियल हो जाता है कि आप अपनी चीज़ों को ईजिली एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज नहीं जाते और प्राइवेट जो है अपनी एजुकेशन आगे जारी रखते हैं, प्राइवेट और रेगुलर वालों में क्या फ़र्क होता है? मतलब वो उस तरह से पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, या उनका माइंड उस तरह उन चीज़ों को पिक करता है? ये आज देखने वालों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कुछ लड़कियों में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कॉलेज रेगुलर जाए या घर से बाहर निकले, या कुछ हमारे अगर मुल्क को देखा जाए तो घर वालों की जो सोच है वो भी बहुत छोटी होती है कि बच्चों को तो बाहर जाने देते, बच्चियों को नहीं जाने देते। उस पर क्या कहते? जी, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। हाँ, बस 2-3 का आप जवाब दे दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों को सुनूं, मैं ज़्यादा ना बोलूं। ये प्राइवेट तौर पे पढ़ना और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना, दोनों में बड़ा फ़र्क है, और दोनों के अपने अपने इनकी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। और एक तो ये है कि हम हमेशा कोई भी तालीम हो, किसी किस्म की हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके अगर वो हासिल की जाएगी तो एक माहौल का फ़र्क होता है। जी। जो मदरसा बना, मदरसे से मुराद के स्कूल जो बना, वो बना ही इसलिए कि वहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, और अल्टीमेटली फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी जो आती है। और अगर घर में तालीम दी जा सकती या घर में तालीम हासिल की जा सकती, या ऑनलाइन जो कंसेप्ट अभी आया है कोविड के दौरान, अगर इससे तालीम अच्छी तरीके से हासिल की जा सकती तो ये मदरसे, स्कूल्स और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनती ही ना, वो तो बड़ा इजी हो जाता है कि आप इतना उसके ऊपर एक्सपेंस क्यों करते हैं इन चीज़ों पे, इन अदारों पे, और उस अदारे को फिर उसको चलाने के लिए इतना स्टाफ। तो लिहाजा बेसिक जो कंसेप्ट है वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका होना ज़रूरी है, और तमाम बच्चों को किसी भी वो अपने उसके ग्रेड के हों, उनको इन अपने इंस्टीट्यूशनल जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें जाना ज़रूरी है और वहाँ जाके तालीम हासिल करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप होंगी जो कि एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो क्यों एजुकेशन हासिल कर रहा है, जिसमें एक चीज़ है शऊर का भी आना, और वो फिर एक दूसरे को देख के फिर उस्ताद को सुनकर, और फिर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल होती हैं। बहुत अरसा पहले होता था कि साइंस के जो स्टूडेंट्स थे 10th के और फर्स्ट सेकेंड ईयर जो होती इंटरमीडिएट के, वो प्राइवेट भी एग्ज़ाम दे लेते थे और उसमें वो सर्टिफिकेट एक लाते थे किसी भी कॉलेज से या स्कूल से कि इसने यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं साइंस के। अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर ही हासिल की जा सकती हैं। तो पहला कंसेप्ट ये है, अगर आप इसको कहें कि 100% तमाम बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर ही पढ़ना चाहिए। मगर अब कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको अपनी अर्निंग भी करनी है, स्पेशली ये यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात है, स्कूल के लेवल पर ज़रा कम है।
تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپنے لیے ارننگ بھی کرنی ہے اور وہ فل ٹائم اسکول کالج جا کے شام کو وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں اور جا سکتے ہیں. اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مجبوری ہے کہ ان کو اسکول کالج کے ٹائم کے دوران ہی اپنی ارننگ کرنی ہے، ان کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے، تو وہ پھر پرائیویٹ طور پر اپیئر ہوتے ہیں. ایک تو پرائیویٹ طور پہ وہ پڑھتے ہیں. دوسرا پرائیویٹ پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک اسکول کالج یونیورسٹی ان کے اندر ایک کوئی ایسا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کو داخلے جو ملتے ہیں ان میں نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں کہ اب ایک کلاس ہے کلاس ہے کوئی بھی، تو اس میں 30 سے 35 اسٹوڈنٹ اگر ہوں گے تو ان کے پاس اگر 1 سیکشن 2 سیکشن 3 سیکشن جتنے بھی ہیں اس کے حساب سے ہو گیا. اگر بچے 100 ہیں اور آپ کالج اسکول یونیورسٹی کے اندر 90 رکھ سکتے ہیں تو 10 کہاں جائیں گے؟ پھر وہ والے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹلی طور پر اپنا پڑھ کے تو پرائیویٹلی اپیئر ہوتے ہیں. مگر اب جب اینڈ میں آپ کنکلوژن میں جائیں تو کنکلوژن میں یہ کنکلوڈ ہوتا ہے اس میں کہ اگر آپ ریگولرلی اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں تو آپ اچھا پڑھتے ہیں اور آپ میکسیمم گین کر سکتے ہیں ایجوکیشن سے. اور اگر آپ پرائیویٹلی طور پر پڑھتے ہیں تو آپ جتنے بھی بریلینٹ ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ پہ پرابلم آتی ہے. اور ماحول جو ہوتا ہے ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ماحول ہوتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں آپ جب سفر کرتے ہیں تو وہ راستے کا بھی آنے جانے کا بھی آپ کو ایک دنیا کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے. اور آپ جب گھر بیٹھ کے اگر گھر میں ہی پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو وہ ماحول اس طرح کا نہیں ملتا. اور اگر آپ ایوننگ میں یا مارننگ میں پرائیویٹلی طور پہ جا کے کسی اکیڈمی میں پڑھتے ہیں تو وہ اکیڈمی کے اندر بھی وہ والا ماحول نہیں ملتا جو آپ کو اسکول کالج یونیورسٹی میں ملتا ہے. تو پھر کنکلوژن وہی نکلتی ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیا بات کریں گے مجھے نہیں پتہ. میرا یہی ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بچے کو جانا چاہیے، وہاں پہ اس کو پڑھانا چاہیے اور اس کو وہیں پڑھنا چاہیے. پرائیویٹ طور پر جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا لیول، اس کا آئی کیو لیول بچے کا انٹلیکچولی یا کسی شعوری طور پہ وہ کم ہوگا بنسبت اس بچے کے جو کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ کی طرف آئیں گے. اب ہاں آپ کیا دیکھیں، کہنا چاہیں گے؟ میرا پرسپیکٹیو اس پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا. میجر صاحب کی بات صحیح ہے، لیکن میجر صاحب نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیے ہیں وہ پرسنل کیپیسٹی میں، کیونکہ میں ٹیچنگ میں خود ایک پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر لیول پہ ہوں. تو اس میں ذرا سا جو اگر ہم اس کو پروفیشنلی دیکھیں نا تو اس میں سب سے بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے ڈسپلن کا. پرائیویٹ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے اندر ڈسپلن ڈیولپ نہیں ہو پاتا. جو لوگ ریگولر پڑھ رہے ہیں ان کے اندر ایک انوائرمنٹ، ایک ڈسپلن، ایک انٹیگریٹی اور ایک نیڈ، سمجھ رہے نا کہ مجھے یہ چیز ایگزام میں آنی ہے تو مجھے اس کے 10 امپیکٹ پڑھنے پڑیں گے. جو لوگ پرائیویٹ سے پڑھ رہے ہیں وہ ایک کتاب پڑھ لی، اب اس میں جو اس کو سمجھ آیا وہ اس نے پڑھ لیا، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس نے چھوڑ دیا. پرائیویٹ میں لوگ کیا کرتے ہیں، اب ہمارا کیونکہ ایک ایکسٹینسو ایکسپیرینس اس میں رہا ہے، جو لوگ 9th میٹرک انٹر گریجویشن ماسٹرز پرائیویٹ سے کرتے ہیں، آپ اس کو بٹھا لیں اور ایک ریگولر میٹرک کیا ہوا بچہ وہ اس سے زیادہ شارپ ہوگا. اس کا ریزن کیا ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 5 سال کے 5 ایئر پیپر سالو ملتے ہیں، وہ صرف کتابیں نہیں پڑھتے، وہ صرف اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی ٹرانسکرپٹ یا ڈگری کے لیے ویٹ کرتے ہیں. تو ان کے اندر کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہو پاتی، کوئی کمپیٹنسی ڈیولپ نہیں ہوتی، کوئی اسکل سیٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، کوئی ان کے اندر کوالٹی آف ورک ڈیولپ نہیں ہوتا، کوئی ورکنگ پوٹینشیل ڈیولپ نہیں ہوتا. وہ کبھی اپنے اندر اچھی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، اچھا لوگوں کو لیڈ نہیں کر سکتے، ان کی اپنی کوئی اچھی ڈیسیجن پاور نہیں بن سکتی، وہ لوگوں کے اسٹریس کو مینیج نہیں کر سکتے. وہ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں تو وہاں وہ اچھا پروڈکٹیو لیول نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں جتنے بھی آرگنائزیشنز میں بچے ہمارے کام کر رہے ہیں، اچھی نوکریاں انہی کو ملتی ہیں جو اچھی یونیورسٹی سے ریگولر پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہم انہیں ہینڈز آن پروجیکٹ دیتے ہیں، پریکٹیکل ایکسپیرینس دیتے ہیں، جو آرگنائزیشن میں ہو رہا ہے ہم وہ سکھاتے ہیں. لیکن پرائیویٹ جو پڑھ رہا ہے اس نے تو وہی جو ایک ہمارے سنٹیکس بورڈ صاحب کی جو کتاب ہے اس نے وہی پڑھنی ہے، اس سے ایک اسٹیپ آگے نہیں جانا.
اچھا یہاں پہ پہلا پہلو تو یہ تھا کہ اس کی پروفیشنل گرومنگ اس میں نہیں ہو سکتی اور مارکیٹ میں اس کی ویلیو خراب ہے. اگر آپ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, اگر ایک ریگولر اسٹوڈنٹ ایک جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور ایک پرائیویٹ, تو ویٹیج ریگولر والے کو دیتے ہیں, پرائیویٹ والے کو نہیں دیتے. پرائیویٹ ڈگری سم ہاؤ کہ آپ اپنا گریجویشن یا لٹریسی لیول تو بڑھا لیتے ہیں لیکن مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو میں میرے صاحب سے بالکل اگری کروں گا. میں نے کہا میرے صاحب کہیں ایسا نہ سمجھو میں ڈس ایگری کرنا ہے. ابھی تک نا آپ ڈس ایگری پہلے بھی نہیں کیا, سب ایگری کر رہے ہیں. تو اس میں اگری میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں جو سیکیورٹی سچویشن ہے نا, وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس نے ہمارے ملک کے انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا. اب جب آپ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تو ایون میں اور میجر صاحب بھی شاید اپنے بچوں کو ریگولر پڑھنے نہ جانتے. میری بیٹی کا میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ماما پالسی سے پڑھاؤں گا, لیکن وہ ٹریولنگ کوئی 12 کلومیٹر کی ہے. اس سچویشن میں میں نے نہیں کیا, کسی دوسرے اسکول میں ڈال دیا. اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بچی پڑھتی ہوئی. تو وہ کیا تھا, وہ کس بات کا فیئر تھا, وہ انسیکیورٹی کا. آپ کی سیکیورٹی چیزیں صحیح نہیں ہیں, آپ کے یہاں اسٹریٹ کرائم بری طریقے سے پھیلا ہوا ہے کہ دیٹ از انسٹاپیبل اینڈ انکنٹرولبل, اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. ہماری مشینریز, گورنمنٹ مشینریز کام کر رہی ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا. دوسری, آپ کے جو لوگ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں وہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں, وہ ٹرسٹ نہیں ہیں. آپ گھروں میں ڈرائیورز رکھ رہے ہیں, وہ کوئی 100 میں آپ 2 پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ حالات اتنے برے چل رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ رسک نہیں لے گا. تو ایسے سیناریو میں ہم کیا کر رہے ہیں, اگر ہم سیکیورٹی اچھی نہیں کر رہے تو ہم اپنے قوم کے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں. تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آپ دیکھ لیں, مطلب ڈے بائی ڈے وہ اوپر نہیں جا رہا, وہ نیچے جا رہا ہے. اور وہ نیچے جانے کی وجہ کیا ہے, اس کے اوپر کوئی گورننگ باڈی ہے, صرف دکھنے میں ہے, اس کی کوئی مانیٹرنگ یا اس کی کوئی کنٹرولنگ پاور یوز نہیں ہوتی. اب آپ جب اس جگہوں پہ کمپیٹنٹ لوگوں کو یا میرٹ پہ لوگوں کو یا صاف ستھرے لوگوں پہ نہیں لائیں گے تو آپ کا پروڈکٹ کیا نکلے گا, وہ کچرا ہی نکلے گا. دیکھیں نا, ہاتھ سے کچرا اٹھائیں گے تو جتنا بھی اس کو دھو لیں گے وہ کچرا ہی رہے گا, وہ کبھی چینج نہیں ہوگا. تو اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں, یہ گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بچے آج پڑھ رہے ہیں, میں نے اپنا ٹائم بہت گزار لیا, میرے صاحب نے مجھ سے اور پہلے ٹائم گزار لیا, آپ نے بھی اپنا ٹائم گزار لیا, لیکن ہمارے آپ کے بچے وہ کیا کریں گے. مجھے اپنی ٹینشن نہیں ہے, مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میرے جو بچے ہیں, ہم نے تو اس ماحول سے سب کچھ سیکھ لیا, یہ بچے تو موبائل سے باہر ہی نہیں نکلے. انہیں تو یہ نہیں پتا کہ گراؤنڈ میں کرکٹ کیسے کھیلتے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ ہاکی کیا چیز ہوتی ہے. تو ان کی نشو و نما کو تو ہم نے برباد اور پست کر دیا ہے. کووڈ ایک چھوٹا سا بہانہ تھا, وہ ایک 2 سال کا پیچ تھا, اب ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کسی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اسپورٹس گراؤنڈ خالی پڑے میں, پہلی بات تو اسپورٹس گراؤنڈ ہے ہی نہیں, وہ سارے لوگوں نے اپنے اپنے کٹنگ کر کے اس کو کر لیا ہے. تو آپ کیا فیسلٹی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. یونیورسٹیز میں جاؤ, ٹیچرز ڈی موٹیویٹڈ ہیں, تعلیمی اداروں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اپنے اساتذہ کو اور اس کو تنخواہیں دیں. یہ تو ہم روز نیوز میں سن رہے ہیں. تو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن جو دوسرے کام ہیں وہ ہم بڑے عروج پہ کر رہے ہیں. ہم نے کرکٹ ضرور کھیلنی ہے, ہمیں بہت سے نئے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں, لیکن ہمارا خزانہ خالی ہے, بھلے عوام اس میں کچھ بھی برباد ہو جائے. تو ہمیں بہت سوچنے کی, غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا ایک ماسٹر اسٹریٹجک پلان بنانا چاہیے. اور ایجوکیشن میں آپ کو بتاؤں, یہ جب تک ایجوکیشن اسٹینڈرڈ صحیح نہیں ہوگا, جب تک اس کو میرٹ پہ لوگ نہ کریں گے. یہ میں آپ کے سامنے, البتہ ہمارے جو حکمران وقت ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں بلائیں, ہم یہ سروسز دینے کو تیار ہیں کہ اس کا ایک میریٹائز اسٹرکچر بنائیں. اس میں دیکھیں, اگر آپ اپنے کھانے میں زہر ڈالیں گے نا تو آپ مریں گے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ تو اپنے جنریشن کے ساتھ اگر اس کی ایجوکیشن میں آپ کوئی کھلواڑ کرتے ہیں تو اپنی جنریشن کو برباد کر رہے ہیں. اس کو میریٹائز اسٹرکچر پہ رکھنا چاہیے, اس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, اور ان جگہوں پہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہونا چاہیے. ان انسٹیٹیوشن کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کے خلاف کوئی, ان کے ایف آئی اے میں, نیب میں کہیں پہ کیسز نہیں ہونے چاہیے. وہاں پہ آپ صاف ستھرا میرٹ پہ آدمی رکھیں.
तब वो इंस्टीट्यूशन सही होंगी, तब वो बच्चे एजुकेटेड कहलाएंगे। आज वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है। आज जो हमारे पास जितना कुंभा बच्चों का निकल रहा है ना, हर साल कोई 10,000 तो खाली MBA निकल रहे होंगे सिंध, लेकिन उस MBA में कितने लोग इम्पैक्टफुल हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया एक इदारे में पहले था, तो वहाँ मैंने पूछा तुमने क्या किया, मैंने MBA किया हुआ है। मैंने कहा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बताओ। लिटरली मेजर साहब वो जवाब नहीं दे सका उसका। तो मैंने कहा डिग्री कैसे है, और डिग्री 4 GPA की। तो ये क्या है, हम तालीम दे नहीं रहे हैं, हम तालीम बेच रहे हैं। तो उसको जब आप बेचेंगे, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, तो हमें इसमें ये बहुत करने की ज़रूरत है। और इसमें मीडिया का, आप लोगों का रोल बहुत है। इन चीज़ों को आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि देखें हमारी जनरेशन, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। उसको मैं कहता हूँ आप सारी चीज़ें करें, पॉलिटिकल चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं, एक आम आदमी को उससे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियस, मुझे उससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर साहब क्या कर सकते हैं, अब ज़्यादा ज़्यादा अपने तजिए दे सकते हैं। अगर हमारे तजियों की इतनी वैल्यू होती तो मुल्क सुधर नहीं जाता। हमसे बड़े बड़े फिलोसफर गुजर चुके हैं। पर हम बात तो कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पूरा सिस्टम चेंज करना ना। मैं अब सवाल पे खैर आ रही थी, पर अब मैं सवाल करके चली जाती हूँ ताकि आप लोग आते ही जवाब दे दें। अब अगर बात करें तो हम तो ये भी जो है ना, रियासत तो ये भी नहीं सोचती कि एजुकेशन, अब आप दुनिया भर में देखें और आप पाकिस्तान को देखें, अभी तक हम उस लॉकडाउन और उन चीज़ों से अभी तक नहीं निकले। बच्चे और वालिदैन और यहाँ के लोग अभी तक उन चीज़ों से नहीं निकले। फिर जब सिस्टम की बात करें कि सिस्टम को किस तरह से चेंज करें, जब आप वज़ीर तालीम किसी को बना रहे होते तो आप बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करें। जब आप बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते तो फिर सिस्टम तो वहीं से ख़राब हो जाता है ना। इस पे क्या कहेंगे आप दोनों? जवाब लूँगी। ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जी नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, मिलता है। बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। इस तरफ आती हूँ आपसे जवाब। एजुकेशन की जो आप बात कर रही हैं कि पॉलिटिक्स के साथ और टॉप लेवल पे, तो हमें देखना ये है कि अब जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं या उन लोगों की बात करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कुछ कर सकते हैं इस एजुकेशन को किसी सही समत में ले जाने के लिए, अगर उनकी बात करते हैं तो उनके पास असल में प्रायोरिटीज़ क्या है, मैंने ये देखना है। उनका गवर्नमेंट में आना, इलेक्शन लड़ना, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बनना, ये सारा कुछ इसका एजुकेशन के साथ उनको कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनकी प्रायोरिटी में नहीं आता। अगर ये प्रायोरिटी की बात करते हैं और अपने जो मोटो लेते हैं, जो अपने स्लोगन्स होते हैं, जो इनके इलेक्शंस के लिए जो अपनी बात करते हैं कि हम आपके किस काम आएंगे, तो वो बात करते हैं रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, उनकी जॉब्स की बात करते हैं कि आप लोगों को जॉब्स मिलेगी, छत मिलेगी, आपको सस्ता पेट्रोल मिलेगा, आपको सस्ता राशन मिलेगा, आपको यानी कि ट्रैवलिंग में होगा, आपको सड़कें मिलेंगी, आपको जितनी भी बातें हैं, आपको बाहर मुल्क में नौकरियां मिलेंगी। इस किस्म की बातें, इस किस्म के लारे लप्पे लगाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, ये करके तो वो पावर में आते हैं। तो कोई भी ये नहीं कहता कि मैं किसी भी जलसे में खड़ा हो गया कि मेरी कोशिश होगी। आज तक मैंने नहीं सुना अपने 75 साल की पिछली हिस्ट्री में कोई पुराने क्लिप्स जो लेके आते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद से आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे भी है, आज 25 दिसंबर है। तो कोई शख्स, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई बड़ा लीडर जो पॉलिटिकल जलसे होते हैं, कराची से ले के खैबर तक, ग्वादर से ले के कश्मीर तक, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस वक्त जो स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे
25 मिलियन 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे, उनको मैं स्कूल में लेकर आऊँगा। ये जुमला मैंने किसी भी सियासी लीडर से नहीं सुना। तो उनकी उस तरफ की प्रायोरिटी नहीं है, उनको नज़र ही नहीं आता ना, वो दीवार के पीछे वाली चीज़ है ये, जो कि अगर देखा जाए इस वक्त जितनी भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, USA है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जितनी भी हैं, रशिया है, चाइना है, उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, वो अपनी इस तरक्की पे इस जगह पे पहुँचे ही अपनी एजुकेशन के हिसाब से हैं। और अब जब हम माजी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, तो ये तमाम उलूम सब मुसलमानों के पास थे। हमारे एशिया में और अफ्रीका में हमारे जो मुसलमान थे इनके पास से, वहीं से ये उलूम उन्होंने हासिल किए। कुछ हमारे स्पेन के ज़रिए और यूरोप में पहुँचे उलूम, और उन्होंने उन उलूम पे क्या कुछ रिसर्च वगैरह करके कहाँ के कहाँ पहुँच गए। और हम डे बाय डे एज आ मुस्लिम और पाकिस्तानी तो हम कहीं अभी आगे गए ही नहीं कि हम आगे से पीछे आएँ, अभी तो हमने आगे जाना है। तो हमारी सियासत सबसे पहले तो आप देख लें, यूनिवर्सिटी को देख लें। यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर होते हैं या और एडमिनिस्ट्रेटर किसी किस्म की पोस्टिंग होती हैं, जो स्टाफ होते हैं सारे पॉलिटिकल भर्ती होते हैं, उनको एजुकेशन का कोई नहीं होता। अभी आप अगर फेडरल लेवल पे बात कर लें तो इस वक्त देखें आपके फेडरल मिनिस्टर की अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है। हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं राना तनवीर हुसैन, जी, वो MA पास हैं, LLB है, दैट्स ऑल। शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है, और वो और उनके पास क्या, यानी कि उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हैं क्या, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं क्या, किसी कॉलेज में 17वें ग्रेड के लेक्चरर रहे हैं क्या, किसी स्कूल में 16वें ग्रेड के भी ST रहे हैं कि क्या, या कोई और छोटे टीचर किसी प्राइमरी स्कूल में उन्होंने 2 क्लासें भी पढ़ाई हैं क्या। अब वो आके एज एजुकेशन मिनिस्टर वो क्या कर सकते हैं। चलें, अगर वो स्कूल में किसी जगह पे पढ़ाने में उनका ताल्लुक नहीं था, तो पिछली उनकी हिस्ट्री क्या है, MA पास करने के बाद से पिछले जो उनके MA पास किए उनको 40 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। इस 40 सालों में उन्होंने एजुकेशन के ऊपर क्या क्या काम किए। किसी वक्त वो किसी एजुकेशन के कुछ और इस तरह के किसी अदारे में वो रहे हैं नहीं। अब उनके पास से जो भी ब्यूरोक्रेसी से जो भी चीज़ें आ जाएंगी, उन्होंने यही कहना कि ये बजट को इधर से इधर कर दो, उधर से ठीक है जी साइन मारने। तो हमारे यहाँ ये जो क्राइटेरिया है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट एजुकेशन के अलावा भी है कि उनमें जिस वक्त भी लोगों को इंडक्ट किया जाता है उनकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं कहते, राइट मैन फॉर राइट जॉब, वो वाला काम नहीं है। तो लिहाजा हाँ, एक बात है, अब इससे पहले जो मिनिस्टर थे हमारे फेडरल मिनिस्टर शफकत साहब, शफकत साहब का काफ़ी मैंने देखा है कि कंसंट्रेशन थी उनकी एजुकेशन के ऊपर, सिंगल करिकुलम की बात हो रही थी और इस तरह की बहुत सारी बात हो रही है। अभी जब से ये अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है आई है, हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ देखी है मीडिया पे, क्योंकि शफकत साहब की खबरें मीडिया पे आती थी। अभी हम मीडिया पे जो खबरें देख रहे हैं कि पंजाब की असम्बली कब टूटती हैं, KPK की असम्बली क्यों नहीं टूटी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आना है, यानी कि इसके अलावा इनको काम ही कोई नहीं है। बाहर के मुल्क में जाके कहते हैं कि सैलाब के लिए पैसे दे दो, एजुकेशन के लिए भी जाके मांगो ना कुछ ना। अगर मांगना भी एजुकेशन की बात करेंगे जी हमने अपने बच्चों को पढ़ा के आगे लेके जाना है, हमने बस दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को पता नहीं पढ़ाना है कि कब पढ़ाना है। तो वैसे कि आपको समझ आता है हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ये अभी आप रहने दें। मैंने रुख एकदम बदल दिया। देखें, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने से बेहतर तो यही है कि हम अपने बच्चों को पहले पढ़ा लें। हमारे बच्चे अगर इस जगह पे पहुंच जाएं कि अगर हमारा मुल्क स्विट्ज़रलैंड या डेनमार्क या और जितने भी जर्मनी या पोलैंड वगैरह ये जो मुल्क हैं यूरोप की कंट्री में, वहाँ भी तो लोग रहते हैं ना, वहाँ पे ये दहशतगर्दियाँ क्यों नहीं होती, वहाँ पे ये रोटी कपड़ा मकान के पीछे छीना झपटी क्यों नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है।
ہمارے ہاں جو سسٹم صحیح طریقے سے چل رہا ہے، وہاں پہ گورننس جو ہو رہی ہے وہ گڈ گورننس ہو رہی ہے، صحیح طریقے سے ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو ہے نا گورننس جو ہے نا وہ بیڈ گورننس ہے. ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، بڑا سنتے آئے ہیں ہم کہ جی چہرے نہیں نظام کو بدلو. نظام کو نہیں بدلنا، نظام تو صحیح ہے. آپ نے ایک زیبرا کراسنگ بنا دیا، اس کے پیچھے سٹاپ لائن لگا دیا، سامنے پیلی نیلی اور وہ پیلی لال اور سبز بتی لگا دی ہے، تو نظام تو آپ کا موجود ہے. اب آپ نے وہاں پہ زیبرا کراسنگ پہ چڑھ کے رکنا ہے یا لال بتی پہ آپ نے نکلنا ہے، یہ تو لوگوں کے چہروں پہ بات ہے. چہرے تو ہم نے نہیں بدلنے، نظام اپنا صحیح ہے، ہم نے نظام رکھنا. ہم نے چہروں کو جو لوگوں کو اس کو بدلنا نہیں، ان کو صحیح سمت پہ لانا، ان کو بولنا کہ آپ کا یہ کام ہے، جس کا وہ کام ہے وہ کام کرے. ہمارے چیف منسٹر کا جو کام ہے، ہمارے چیف منسٹر سندھ کا کام ہے کہ ہماری گورننس کو صحیح رکھے. کل چیف منسٹر سندھ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے کہ جی ایسے تو نہیں، گورنر پنجاب کا گورنر نے یہ کہا تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا. تو آپ نے اپنے 3-4 منٹ ضائع کر دیے. پنجاب کی گورنمنٹ پہ، پنجاب کے گورنر پہ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ بات کی آپ نے، تو آپ نے اپنی زندگی کے سندھ کے عوام کے اور خاص طور پر کراچی کے عوام کے 3 منٹ آپ نے ضائع کیے. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے، وہ اگر وہ 3 منٹ یہ ضائع نہ کرتے، کسی پازیٹیو کراچی کی یا سندھ کی یا اپنی سندھ کی اسمبلی کی بات کرتے تو ہم کرتے. آپ نے صحیح بات کی ہے. اب پنجاب کی اسمبلی کی یا پنجاب کے گورنر کی اور پنجاب کی وہ والی باتیں کر کے آپ نے وقت کیوں ضائع کیا؟ اگر آپ اس 3 منٹ کو قیمتی سمجھتے اس کراچی کی عوام کے لیے. ابھی میں آیا تو ابھی یہ پچھلی گلی میں بھی میں بہادر آباد 4 مینار جرنگی کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک وہ لگا ہوا تھا، وہ روڈ کو کاٹنے والا، کیا کہتے ہیں، کرین کے کیا کہتے ہیں، ایکسکیویٹر جو ہوتا ہے. تو وہ ابھی وہاں سے وہ اس میں پائپ تو ڈل جائے گا، اس کی مٹی کہاں جائے گی؟ اس مٹی کو واپس ڈال کے وہ چلا جائے گا. وہ اسی طرح کھڈے میں ہم 1.5-2 سال پتہ نہیں کتنے سال رہیں گے. یہ نیچے طارق روڈ سے اوپر میں آیا، طارق روڈ پہ چڑھتے ہی اوپر ایک کھڈا، پھر تیسرا کھڈا، پھر بڑی مشکل سے 2-3 کھڈے بچا کے میں آج سنڈے ٹریفک نہیں تھی. یہ وہی طارق روڈ ہے جو پتہ نہیں کتنے 2 کروڑ کے کتنے 20 کروڑ میں بنا تھا کوئی 2 سال پہلے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے شہر کو دیکھیں، کراچی شہر کے کتنے مسئلے ہیں. تو ہم لوگ جو ہماری بات تھوڑی سی وہ دوسری طرف نکل گئی، ایجوکیشن کی بات ہوگی. نہیں وہ میں ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ ابھی میں نے کل خبر سنی اور مجھے یہ خبر ہضم ہی نہیں ہو رہی، نہ ہی وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں. جھوٹ ہے. مجھے خبر ابھی دوبارہ میں نے اس کو ری چیک کیا کہ میں نے کہ رات کو سوتے میں تو نہیں، رات کل سنی تھی، سوتے میں تو نہیں، خواب تو نہیں آیا کوئی ایسا. پھر ابھی میں نے گوگل پہ جا کے سرچ کیا، واقعی وہ خبر صحیح تھی، کل میں نے سنی تھی کہ کراچی کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ میں 38 کالجوں کے سارے اسٹوڈنٹ فیل ہو گئے، جس میں سے 25 گورنمنٹ کے تھے اور 13 پرائیویٹ تھے. یہ کیا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ اس پہ تھوڑی نظر ڈالیے گا بعد میں، کہ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں میرے صاحب، یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. میں نے وہی کہا نا، جب آپ ان پٹ اچھا نہیں دیں گے تو بچہ کیا کرے گا؟ جب ان جگہوں پہ انہیں مانیٹر کرنے والے لوگ اچھا نہیں لگائیں گے تو آپ ایسے ہی رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہوں گے نا. مطلب یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ ہم وہاں پرچوں میں وہاں ان کے ایجنٹ نہیں گھومتے یا وہ پیسے لے کے فیل پاس نہیں کرتے. کامن سی بات ہے کراچی میں، ہمیں سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. یہ کلچر خراب ہو چکا ہے. لیکن میں بیک ٹو دا آپ کے سوال جو آپ بریک سے پہلے کیا تھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں پولیٹکس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. پولیٹکس دنیا کا ایک گیم ہے، وہ پوری دنیا میں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اکیڈمکس کا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. میرے صاحب کی بات صحیح ہے کہ اس کو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر بنا دیا، اس کو بنا دیا، اس کا ایک کرائٹیریا سیٹ کریں. نان اکیڈمک آدمی اکیڈمک انسٹیٹیوشن کو کیسے چلا سکتا ہے؟ جو کبھی لیکچرر نہیں بنا، ٹیچر نہیں بنا، اسسٹنٹ پروفیسر نہیں بنا، ایسوسیٹ نہیں بنا، پروفیسر نہیں بنا، اس نے خود پی ایچ ڈی نہیں کیا، اس کی اپنی کوئی ریسرچ پبلیکیشن نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن سوسائٹل ڈیولپمنٹ میں نہیں ہے، اس کو آپ نے لا کے بڑے بڑے پی ایچ ڈیز کے اوپر بٹھا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ اس کا ایک کرائٹیریا بنائیں. آپ اس میں، آپ کے پاس بہت سے پروفیسرز ہیں، بہت سے ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں جو
माने ग्रामी नामी प्रोफेसर हैं, आप उनको अपने यहाँ एजुकेशन की सीट दें, आप उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं जो उसमें कोई काम कर सके, जो उसमें कोई डेवलपमेंट ला सके, जो कोई उसमें एक नया वे ऑफ सक्सेस दे सके। हम तो सारी ज़िंदगी इसमें लगे रहते हैं कि बस ये बिल आ गया, ये नोटिफिकेशन आ गया, उससे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो उसके लिए ये हमारे, फिर मैं कहूँगा कि अभी जो हुकूमत चल रही है शायद इसको भी सोचना चाहिए। पिछले वालों ने नहीं सोचा, मेजर साहब ने जैसे पिछले मिनिस्टर्स का कहा, तो पिछले दौर में या इस दौर में दोनों में कोई फ़र्क नहीं था, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि हम तो अकेडमी से उसमें कोई उन्होंने कोई एक तीर भी नहीं मारा कि इन्होंने नहीं मारा, दोनों ने किसी ने आज तक पाकिस्तान की तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए किसी ने कोई तीर मारा ही नहीं, उल्टे तीर मारे हैं कि वो गिर जाए। जब हम थे तो यूनिवर्सिटीज़ के हालात, स्कूल्स के हालात, कॉलेजेस के हालात बहुत अच्छे थे, आज इतने बुरे हो गए आप सोच नहीं सकते। हमने वहाँ स्टूडेंट्स पे कंट्रोल ख़त्म कर दिया, स्टूडेंट्स पे मेरे साहब कंट्रोल ख़त्म कर दिया है। स्टूडेंट आज टीचर के नहीं, टीचर के सामने ऐसे सिगरेट पीता है कि जैसे वो उसका फ्रेंड है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। अच्छा, ऐसे ही कुछ एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन ने भी अपने यहाँ वो लगाया हुआ है कि वहाँ बच्चे अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो नहीं रोक सकते उन्हें। अच्छा, हाँ, नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग खुद उस पर वर्क करें, उसको सर्च करें। तो ये निज़ाम तो हमने खुद पैदा किया ना, हमारे 14 निकात में या जितने भी आइन है उसमें तो कहीं ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, चीज़ें मेरिटाइज थी। अच्छा, ये भी नहीं है कि नहीं हो सकती, अगर एक मेरिट पे आप काम करें तो क्यों नहीं हो सकता है, आप उसको करें। आप एजुकेशन आपकी बैकबोन है, किसी भी मुल्क में आप जाएं उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके एजुकेटेड लोगों पे डिपेंडेंट होता है। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो अपनी चीज़ों को संभालेंगे, लोग जाहिल होंगे तो उन चीज़ों को बर्बाद कर देंगे। अभी आप ये देखें, एक डिसीजन हुआ सफूरा गोड से रेड लाइन का, जगह ही नहीं है उधर, दो ही कराची की अच्छी रोड थी, एक यूनिवर्सिटी रोड, एक शारा फैसल। आपने वहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा आवाम सेंट्रल में रहती है जी। उस मेट्रो लाइन में मैं कहता हूँ मुश्किल से 10% लोग सफ़र करेंगे। अभी जितनी मेट्रो लाइन है सब में बसें दिन में खाली चलती, 10% लोग सफ़र करेंगे और 90% लोग, जो रोड वो नैरो हो गया उसमें 90% लोग सफ़र करेंगे। अच्छा, आपने वो करना भी था तो आप उसको 1-1 किलोमीटर लेके करते, पूरा एक साथ खोद के रख दिया। मेजर साहब की बात से एकदम मैं भी देखता हूँ गुस्सा। अभी रोड डाला, किसी का भी दिल चाह रहा है वहाँ से खोद रहा है। मेरे घर के आगे नया रोड अभी बना है, एक साहब ने आगे अपने घर पे पानी ना है, स्पीड ब्रेकर बना दिया। आप मतलब कोई लॉ, कोई कानून, कहीं कोई चीज़ नज़र तो आए, कैसे बना दिया भाई, कैसे बना? अभी आप लाइनें डाल रहे हैं, आपके पास परमिशन है। लोगों को हमने सिर्फ जहालत ने ना हमें बड़ा फंसा के रख दिया है, और आज पता है इससे नुकसान पाकिस्तान को होगा। सिर्फ एक जवाब में दे दूं, इन तमाम चीज़ों से नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी को होगा। वो क्यों होगा कि जो लोग समझदार पढ़े लिखे हैं ना, वो दिन ब दिन यहाँ से भाग रहे हैं। बिल्कुल, इस पर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ लाया, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं ना जाइएगा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे।